हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, महा क्लास लेके आएंगे सर फिजिक्स का भी। केमिस्ट्री के प्रॉपर 7 महा क्लासेस बनाए हमने और उम्मीद करते हैं मजा काट दिया होगा सर उनमें भी सर। ठीक है, तो आज हम यूनिट नंबर 5 जो अपना सेकंड वाला पोर्शन है उसकी पूरी यूनिट नंबर 5 को कवर करेंगे। 5 से 6 टॉपिक आपको बताएंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, जो भी ये क्लास चलेगा भी 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, इस बात की गारंटी है दोस्त, इसके बाहर से इस यूनिट से नहीं आएगा। ठीक है सर, तो यूनिट का नाम है डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल धीरे धीरे आपको समझाते हैं किस तरीके की चीजें होती हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से चीजों को सुनिए, समझिए। केमिस्ट्री की तुलना में फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहां पे चीजें समझाना बहुत ज्यादा है। जरा समझिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग हिंदी में कहा करते थे निर्देश फ्रेम। क्या कहते थे? निर्देश फ्रेम। कैसे? इससे पहले हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल समझिए, फिर यहां तो 2 मिनट में हम आपको बता देंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को में से फ्रेम को थोड़ी देर के लिए हटाइए, रेफरेंस को समझिए। लोग कहते हैं किसी का रेफरेंस दो, हम तुम्हें नहीं जानते हैं, तो तुम क्या कहते हो भैया, या आप क्या कहते हो कि हम उनकी चेयरमैन का घर है उनके पड़ोस में रहते हैं, या फिर वो स्कूल है उसके पड़ोस में रहते हैं। तो रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश और फ्रेम मतलब होता है कोई तंत्र। तो होता क्या है, जब भी कभी भी आप कोई घटना सुनते हो, मान लिया किसी ने कह दिया, मतलब पिताजी सुबह सुबह बैठे थे, पिताजी का गोली चल गई, तो आप कहोगे कब, कहां? तो पिताजी बताएंगे कि मान लिया इतने टाइम पे चली है। तो यानी किसी भी इवेंट के होने के लिए, किसी भी घटना के होने के लिए आपको लोकेशन चाहिए है और टाइम चाहिए कि कब हुआ और कहां हुआ। तो पिताजी कहेंगे परसों चली, खिरनी बाग वाला मैदान है उसके पास में चली सर। यानी आपको कितनी चीजें चाहिए है, पोजीशन चाहिए है और टाइम चाहिए। तो किस तरीके से हम इसे समझाएंगे, जरा समझिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऐसा कोई फ्रेम जिससे हम किसी इवेंट, किसी घटना के बारे में पता करेंगे, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे सर। ठीक है, यदि हम किसी बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करें, क्या करें, मोशन को कैलकुलेट करें, तब हमें एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि बॉडी कहां पे है, कैसे है, किस टाइम है, कैसे पता करोगे, कोई तो रेफरेंस लगाओगे ना सर। ठीक है, तो अतः वह सिस्टम जिसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी के मोशन को कोऑर्डिनेट करते हैं, किसी बॉडी के बारे में पता करते हैं, उसे उस बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक भाई, अब जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखें, आपको समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। यानी कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, कोई भी बॉडी के बारे में हमें पता करना है। इवेंट क्या है, लीजिए सर, ये हाथ हमने हिलाया तो ये इवेंट है, हम चल रहे हैं इवेंट है, हम यहां खड़े होकर बोल रहे हैं इवेंट है। अब हम कहां पे बोल रहे हैं, इस क्लास में। तो कैसे कहोगे, आप कहोगे कि क्लास में जाना, क्लास तो बहुत लंबा है, लेकिन उस क्लास में जहां पे बोर्ड लगा हुआ वहां पे सर जी ने खड़ा होकर बोला, यही तो है सर। तो किसी बॉडी के लिए आपको पता करने के लिए किसी का रेफरेंस चाहिए। हमारा बोलना आप बोर्ड से रेफरेंसेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक भाई, तो इस सिस्टम को कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे बेसिक वाला जो अपने लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, वही वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जिसमें भैया मास्टर लोग बताते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई होती है, एक जेड होती है। इसे मान लेते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं जिसे लोग, और यहां मानते हैं 0,0,0। मान लिया एक्स से एक्स की तरफ, बाई से बाई दूरी पे और जेड से जेड दूरी पे, तो इसके मान लिया कोऑर्डिनेट हो गए एक्स, वाई, जेड। ये कोई पॉइंट पी है। अगर इस पॉइंट पी को मान लिया आपने कह दिया कि इस क्लास में एक मच्छर उड़ रहा है, अब ये भी एक्स वाई जेड ही है, मान लिया एक्स वाई और ऊंचाई हो गई जेड, अब मच्छर उड़ रहा है। अब इतने वाले क्लास में मच्छर कहां ढूंढेंगे, तो क्या किया भैया, एक्स से कहां जाना, एक्स दूरी पे जाना, वाई से वाई दूरी पे जाना, जेड से जेड दूरी पे जाना, मच्छर उड़ता हुआ मिल जाएगा, पकड़ के बंद कर लेना। ठीक भाई, तो इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, इसकी पीडीएफ हम आपको दिलवा देंगे, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, BDKDN BSc काम हो जाएगा सर। ठीक, तो यह लिख दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी सॉलिड बॉडी से जुड़ा हुआ मान सकते हैं तथा उसका रेफरेंस लेकर अन्य बॉडीज की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। सॉलिड बॉडी क्यों कह रहे हैं, सॉलिड का मतलब कोई मजबूत चीज। जैसे हमने कहा कि गोली चल गई, अब जैसे हमारे शहर में सुदामा स्कूल है, वहीं पे SP ऑफिस भी है। अब बढ़िया लोकेशन क्या, SP ऑफिस। कोई कहते SP ऑफिस के बाहर गोली चल गई, तो यार ये शर्म की बात हो जाएगी, हमारी देश व्यवस्था, हमारी जो पुलिस व्यवस्था उसके लिए नहीं चल सकती है वहां पे। तो ये ज्यादा सॉलिड बॉडी, तो यानी ऐसी चीज मानेंगे जो हमें आसानी से समझ में आए, जो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। स्कूल के पास गोली चल गई, ये भी खतरनाक है, ठीक, बच्चों के लिए दिक्कत है, लेकिन वहीं पे पुलिस का ऑफिस भी है, तब भी चल गई गोली। यानी ज्यादा अच्छी लोकेशन क्या है, अखबार वालों के लिए छापने के लिए SP साहब वाला ऑफिस। समझ गए सर? तो इस तरीके की कोई सॉलिड बॉडी लेंगे जिससे आसानी से लोकेशन समझ में आ सके सर। ठीक है,
जैसे फिगर में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाया गया है एक्स वाई जेड, इसके ओरिजिन ओ पर एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 0 होगा सर, ठीक है। यानी यहां पे अभी हमने आपको बताया यहां ओरिजिन होगा, सब क्या होंगे एक्स वाई जेड 0 होंगे। किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में हमें इसकी पोजीशन टाइम इंटरवल्स पर पता होना चाहिए। जो अभी हमने आपसे कहा था कि अगर आपको उसका मोशन पता करना है तो पोजीशन के साथ में टाइम भी पता होना चाहिए। गोली चली, आप पापा बोले, आपने कहा कब, सबसे पहले तो यही आता है कब, फिर आप कहोगे कैसे, कहां, किन्ने चला दी, ऐसे तो कहोगे। तो पोजीशन क्या है बताओ, पोजीशन है एक्स वाई जेड और टाइम मान ले रहा है क्या है, टी है। तो हमने लिखा तब यदि पोजीशन वेक्टर आर को टी का फंक्शन मान लें, यानी टी टाइम है, तो कैसे लिखेंगे बताइए। सबको पता, अगर हम लोग देसी भाषा में बात करें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसे अगर हम फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो v इक्वल टू लिख सकते हैं dx अपॉन dt या dr अपॉन dt, क्योंकि हम लोग मान रखें x नहीं लिखेंगे क्योंकि r का मतलब ही है x भी है, इसमें y भी है, z भी है, ठीक। r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक भाई। तो अब ये क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, v इक्वल टू dr अपॉन dt। चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्वरण बराबर एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग परिवर्तन बटा समय। v की जगह पे हम लोग लिख दें अगर, तो यहां पे क्या आएगा बताओ, d अपॉन dt आएगा, और यहां वेलोसिटी जगह पे क्या आ जाएगा, dr अपॉन dt आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन चल रहा तो जो जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर, ये आ गई a की वैल्यू। दोनों मान आप याद रखें, आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप r मतलब t की फॉर्म में अगर हमें समय भी पता चल जाए और पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, जो कि होता है मेरे भाई। टाइम का फंक्शन कैसे होता है, कोई भी काम अगर हो रहा है तो टाइम तो कुछ ना कुछ लग ही रहा होगा। तो मान लिया वो टाइम कितना है, t है, तो b इक्वल टू हो जाएगा dr अपॉन dt और a इक्वल टू हो जाएगा d2r अपॉन dt, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक। इसे आप देख लें, आगे अपने काम में आएगा। तो जनरली किसी इवेंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हो गया, दो चीजें चाहिए हो गई, एक उसकी लोकेशन और टाइम की नीड होती है, इसलिए हम 4 कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। कौन कौन, एक्स वाई जेड क्वामा टी। एक्स वाई जेड ये दिखाएगा कि उसकी लोकेशन कहां पे वो है, और टी ये बताएगा कि टाइम क्या यानी कब हुआ है, का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में क्या है। कोई इवेंट हो रहा है, कोई घटना हो रही है, ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रही है, कैसे पता लगाएंगे कहां पे मूव कर रही है, कितना टाइम लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी लोकेशन और टाइम पता चल जाए, हो जाएगा सर, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भैया इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ठीक, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। सरल भाषा में कहें, एक न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे, एक न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। देखिए सर कैसे, अच्छा ये लॉन्ग में आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, न्यूटन्स लॉ, ये जितनी चीजें हम बता रहे हैं सब लॉन्ग में आएंगी। 15 नंबर की जुगाड़ बनेगी अगर ये आ जाता है तो मन लगा के पढ़िए। अगर आज पहला दिन भी है आपका, कॉपी बना लीजिए, मस्त तरीके से पढ़ डालिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीडी केडीएन चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखो मेरे भाई। और इसकी पीडीएफ कहां मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बीडी केडीएन बीएससी सर्च कर लेना। इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, तो भैया बिल्कुल सरल भाषा में बे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इस तरह के फ्रेम्स यदि कोई बॉडी जिस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब वह स्टेबल रहती है या विदाउट एक्सेलरेशन के मूव करती है। क्या मतलब है सर, हमने कह दिया इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो न्यूटन के नियम को फॉलो करते हैं। अब न्यूटन के नियम क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। न्यूटन का नियम पहला होता है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। अगर कोई पिंड जो है या वस्तु है या बॉडी है वो रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और चलती है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। यार घर पे गए, मम्मी ने कहा जाओ कपड़े ऊपर सूखना उतार ला, मम्मी ने कहा बाल्टी में पानी भर दो, भर दिया, बर्तन अंदर रख दिए, बिस्तर तहा दिए, चल रही है बॉडी, चल रही है। अब लेटे रील चलाने के लिए बढ़िया रीलबाजी करने, जैसे मोबाइल लेके लेटे, मम्मी ने कहा जरा आटा पिसने के, वो गेहूं पिसने के लिए पड़े थे, आटा ले आओ जाके। चलो अच्छा, पहले नहीं बता पाती हो, तो ड्रामे बनाती रहती हो। रोना शुरू, भिनकना शुरू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई चीज चल रही थी तो चलती रहेगी, रुकी है। जैसे हमारे संग में ही होता, सुबह आकर अगर मचे हैं तो मचे रहते हैं, और एक बार घर पे जाकर लेट गए, अरे यार कौन उठ के जाएगा, मेरी गलती नहीं है,
न्यूटन का पहला नियम है भैया लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो यही लिखा, जो न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इस तरह के फ्रेम्स यदि कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वह स्टेबल रहेगी या विदाउट एक्सीलरेशन के मूव करेगी, यानी बल नहीं लग रहा तो या तो रुकी रहेगी, चल भी रही है तो उसमें वेग में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, लगातार चलती रहेगी, और रुकी है तो रुकी रहेगी। तो हमने लिख दिया, माना कोई बॉडी जिस पर कोई बल नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देन F इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, 9th में पढ़ा जाता है। कह रहा बल नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा, तो F की वैल्यू कितनी लिख दी, 0 लिख दी। F 0 है, यहां 0 रखोगे तो भैया A भी 0 हो जाएगा, तो A इक्वल टू B क्या हो गया, 0। अभी ऊपर निकाल के दिखाया था A बराबर होता है d2r अपॉन dt स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया, 0। d2r अपॉन dt स्क्वायर, जो r है वो फंक्शन है किसका, R में कौन कौन, R है फंक्शन t का, और R के अंदर है कौन कौन पोजीशन में, x है, कॉमा y है, कॉमा z है। जब d2r अपॉन dt स्क्वायर 0 हो गया तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2y अपॉन dt स्क्वायर, d2z अपॉन dt स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे सर, ठीक है। इस प्रकार के फ्रेम्स में बॉडी की वेलोसिटी स्टेबल रहती है। इनर्शिया के लॉ को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, इसलिए इन फ्रेम्स को गैलीलियन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। यानी जरूरी नहीं आपसे इनर्शियल कहे, अगर आपसे कह दे गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, तब भी आपको यही करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, तो उल्टा कर दो भैया, जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, तो बे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करते, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। जैसे अर्थ, सन, ईटीसी को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा गया है। हालांकि ये भी एक चर्चा का विषय है कि अर्थ जो है इनर्शियल क्यों नहीं है, नॉन इनर्शियल क्यों है, लेकिन अभी जितनी जरूरत है हम लोग उतना काम कर रहे हैं। मल्टीपल में अगर आपसे पूछा जाए, शॉर्ट में पूछा जाए कि अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो अर्थ को कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है भाई। उसके बाद न्यूटन्स लॉ, ये दूसरा अपना टॉपिक है सबसे, यानी पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब न्यूटन्स लॉ की बात आ गई। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, 9th क्लास में आपने पढ़ा। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, गाने से आपको याद कराया था, अरे चलती है तो चलने दे, रुकती है तो रुकने दे, चलती है तो चलने दे, रुकती है तो रुकने दे। समझ गए, कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा। दोस्त अभी आपको एग्जांपल दिया हमने मम्मी वाला, मम्मी की जब चप्पल आएगी, बल लगा, फिर चाहे कितना भी मोबाइल चला रहे, रील चला रहे, उठ के जाओगे, फटाफट आटा लेके आओगे जाके। तो इस तरीके से जो अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है, जैसे सीट यहाँ पे पड़ी हुई है तो जब पड़ी रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल, रात में कोई चोर उड़ा के लगा के उठा के ना ले जाए, या कोई बच्चा अच्छा उठा के ना ले जाए, तब तक चलती रहेगी सर, ठीक है। आपको बताएं, कल रात में हमने एक सपना देखा, यहाँ वाली एक बेंच टूट गई, एकदम हमने कहा यार अभी तो नई बनवाई थी, टूट गई। अगले दिन आके फिर हम नींद खुली, हम अच्छा नहीं टूटी यार, सपना था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कितने लोगों ने कभी सपने इस तरीके के देखते रहते हैं, बताइएगा सर, ठीक है। तो अब 3 लॉ है। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे आप जड़त्व का नियम कहते थे। इस लॉ के अकॉर्डिंग प्रत्येक सब्जेक्ट में अपनी स्टेट को बनाए रखने की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई सब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो वह रेस्ट में रहेगी, चल रही है मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यानी अगर F की वैल्यू 0 है, बल नहीं लग रहा है, तो A भी 0 होगा, और A 0 होगा तो B भी 0 होगा, क्योंकि भैया A 0 का मतलब क्या हो गया, यहां देखिए A 0 का मतलब हो गया है डेल्टा बी, V नहीं, डेल्टा बी 0 होगा। यानी क्योंकि त्वरण बराबर होता है एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो अगर A 0 है तो इधर 0 हो जाए, यानी डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और डेल्टा बी 0 का मतलब V हो जाएगा कांस्टेंट। यानी अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी अगर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है सर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर पीडीएफ भेज दीजिए। पीडीएफ का ये है, कुछ तो चलो हम बना देते हैं बैठ के, कुछ बच्चों की कॉपी से ले लेते हैं। अब बच्चा लिखते समय अगर कोई गलती कर देगा तो फिर क्या होगा, फिर आप गलत उतार लोगे। इसलिए क्लास भले ही भगा के देखा करो यार, 200 की स्पीड पे देखो, लेकिन देखा जरूर करो, ठीक भाई। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सेकंड लॉ क्या होता है, लो सेकंड लॉ आपको ऐसे ही याद करवा देंगे हम 2 मिनट के अंदर। सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले आप 2 चीजें भैया समझ लो। P माने होता है मोमेंटम,
लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को कहते हैं संवेग, सम प्लस वेग, द्रव्यमान के साथ वेग कहलाएगा संवेग। और डेल्टा माने होता है चेंज यानी परिवर्तन, बटे में जब भी कभी समय हो तो उसे हिंदी में दर बोला करो, अंग्रेजी में रेट बोला करो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। बोले ज्यादा अंग्रेजी होगा, हिंदी में बताओ। तो ले भैया, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी बॉडी पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स उसके मास यानी m और एक्सीलरेशन यानी a के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर होता है। तो दूसरा लॉ क्या है, F इक्वल टू m इंटू a बराबर क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर यहां रख दें तो m इंटू डेल्टा v दोस्त होता है क्या, देखो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। हम ज्यादातर हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि कई बच्चे यूपी बोर्ड वाले, फिर भी आप सीखिए धीरे धीरे करके। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, p इक्वल टू m भी यहां पर रख दिया, तो m इंटू डेल्टा v क्या हो गया, डेल्टा p, मतलब F इक्वल टू हो गया डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। यानी अगर हम कहें, बोलना सीखिए, थोड़ा थोड़ा तो सीखो यार। बताओ, टी के लिए क्या बोलोगे, रेट, ठीक है। डेल्टा के लिए क्या बोलोगे, चेंज, परिवर्तन। पी मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यानी संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक भाई, तो यही हमने लिख दिया है, जरा देखें यहां पे, हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक भाई, तो दो लॉ हो गए जो कोई कठिन नहीं है। पहला, चल रही है वस्तु तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू ए, एक की जगह पर रख दिया डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, m इंटू डेल्टा v को बना दिया डेल्टा p, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू f। ठीक भाई, थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ भैया, कर भला तो हो भला। ये भी जिंदगी में देखो ऐसे यूज किया करो यार। जिंदगी में कभी भी आप कोई एक्शन करोगे तो उसकी रिएक्शन होगी, 101% होगी। कभी भी किसी की भलाई करोगे जिंदगी में, जैसे हमारे मामा लगते हैं, ठीक है, मामा कहते हैं उनसे, वकील साहब में बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्ति। ठीक, हमारे जब यहाँ पे ये कोचिंग वगैरह बनी तब भी उन्होंने काफी मदद की, कोई मदद नहीं करता नजर आया लेकिन उन्होंने मदद की और बहुत अच्छे से मदद की। ठीक है, खड़े रहते हैं, कभी भी कोई दिक्कत होती है तुरंत हम फोन करते हैं, कुछ भी हो जाए, पुलिस वाला हो, कोई मैटर हो, हम उन्हें फोन करते हैं वकील साहब को। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो तब तबीयत खराब हो गई तो लोग कह रहे तुम तो कहते बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति, तो उनकी तबीयत, और तबीयत भी छोटी मोटी खराब नहीं हुई, इतनी खराब हुई कि मतलब 6 महीने तक खाना नहीं खाया उन्होंने, पानी नहीं पिया। कुछ लोग कहेंगे ज्यादा लपेट दिया, ऐसा नहीं है, सिर्फ दूध पीना होता था। दूध पियो, दूध खाओ, दूध जो करना हो। दूध कैसे खाएं, मतलब सिर्फ दूध ही पी सकते और कुछ नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा तुम तो कहते यार बहुत अच्छे आदमी हैं। तो मेरे भाई अच्छे आदमी हैं, इसलिए इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी रिकवर होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, ये सोचा करो हमेशा। तो ये मत सोचो कि मेरे संग में बुरा हो रहा है, अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं तो इससे भी बुरा हो सकता था। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो यार। हमेशा इस चैनल का कंटेंट यही है, सेल्फ हेल्प वीडियोस लाते रहते हैं। उल्टा सीधा सोचो, रोते रहो, उससे कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, तो थर्ड लॉ यही कहता है कि एवरी एक्शन, जितनी आप क्रिया कराएंगे, हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबकी जो है वो, हर हिंदी अंग्रेजी में कंफ्यूजन बहुत होती है, यानी हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो आप प्रतिक्रिया कैसे होती, लो सड़क पे गए, एक आदमी खड़ा होता, सूद के एक झापड़ मारा, उसकी क्रिया थी। हल्के मारोगे, मजाक में प्रतिक्रिया भी हल्के है। कहीं सूद दिया का वो भी सूद देगा पकड़ के, नहीं सूद पाएगा पुलिस के पास जाएगा, और पुलिस के पास भी नहीं तो रिएक्शन तो करेगा, मैंने मार दिया, मैं जे वो, समझ गया सर। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। तो यही लिखा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चे ने इंग्लिश में लिख दिया है, इफ अ बॉडी अप्लाइड अ फोर्स F21 ऑन सेकंड बॉडी, देन द सेकंड बॉडी इज आल्सो अप्लाइड अ फोर्स F12। कल हम 12th में पढ़ा था, एक बच्चा बोला सर इसे F12 क्यों लिखा है। ये F12 नहीं है दोस्त, ये है F21, दूसरी बॉडी पर पहले के कारण लगने वाला फोर्स, पहली बॉडी पर दूसरे के कारण लगने वाला फोर्स, यानी दोनों बराबर बल लगाएंगे, बस जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, इसलिए माइनस लगा रखा है। डायरेक्शन अपोजिट कैसे होगी, मान लो हम इस बोर्ड पे हाथ मारे, बोर्ड चला जाएगा यार, वरना अगर वैसा वाला बोर्ड होता है मार भी देते थे क्लास में। बोर्ड पे हाथ मारे तो हम करेंगे एक्शन, उधर से आवाज आएगी, वो होगी रिएक्शन। हमने मान लिया किसी के झापड़ मारा, एक्शन, उधर से चनकट आया, वो हो गया रिएक्शन। समझ गए, तो इस तरीके से आप समझ लेंगे। इसे इधर ले आएंगे तो F21 प्लस F12 यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने आपके चनकट मान लिया, आप मेरे मान लो, बराबर हो गया। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और जो बराबर होती है। ठीक भाई, अब डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ बहुत पूछा जाता है कि पहला जो लॉ है, ठीक है, जड़त्व का जो नियम है या इनर्शिया का लॉ है, उसे आप दूसरे लॉ की सहायता से प्रूव करके दिखा दो भाई। तो लो दूसरा लॉ क्या होता है, F इक्वल टू dp अपॉन dt। अभी हम लोगों ने प्रूव करा, उल्टा प्रूव करेंगे। P बराबर क्या होता है, m इंटू बी। तो P बराबर क्या लिख दिया, m इंटू बी। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि भैया जैसे m है,
m का मतलब होता है द्रव्यमान, मास, और m जो है वो उसके लिए दिशा नहीं चाहिए होती, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो देखो यहां पे f पे वेक्टर लगा, d लिखा हुआ, m पे वेक्टर नहीं लगाया, v पे वेक्टर, तो p इक्वल टू mv लिख दिया, m को बाहर निकाल लिया, ठीक है। dv अपॉन dt, dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, a, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन, यानी a। f इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू a, और अगर f की वैल्यू 0 हो जाए तो a भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a 0 हो जाएगा तो dv अपॉन dt भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t जाएगा उधर तो dv बराबर क्या हो जाएगा, 0। d हटाएंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यही पहला नियम है कि अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। अगर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, v का मान कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक भाई, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद लिमिटेशन, अतः एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यही न्यूटन का पहला नियम होता है। ठीक है, लिमिटेशंस इसकी क्या है, न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ तभी अप्लाई होते हैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक्सेलरेशन ना हो तथा कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा, बल लग रहा है तो फर्स्ट लॉ फिर सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होंगे। जब F इक्वल टू ma तब पॉसिबल होगा जब m का मान कांस्टेंट हो, अगर m की वैल्यू बदल रही है तो F इक्वल टू ma भी पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, परंतु यह तभी पॉसिबल होगा जब इन्हें एक ही टाइम पे नापा जाए, परंतु ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, अर्थात न्यूटन का थर्ड लॉ भी कंप्लीटली ट्रू नहीं है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया अगर आप एक संग में नापेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का, आपने बुड्ढे के चिनकड़ मारा, जो बीच में टाइम गैप है तो वहां पे कहीं ना कहीं नापने में, क्योंकि टाइम का भी तो फर्क आ गया सर, तो इस वजह से पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन हाँ लगभग न्यूटन ने काफी अच्छा काम किया और इस तरीके से ये अपना दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन दोस्त खत्म हो गया। तो पहला हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा अपना क्या हो गया बताइए, दूसरा होगा न्यूटन्स लॉ। तीसरा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र। ठीक भाई, देखो क्या होता है, अब इसे तो 2 मिनट के लिए हटाओ यार। यहां देखो, मान लिया इस पेन को हम आपसे कहें कि यहां पे जो है ऐसे करके यहां उंगली से रोक दो, नहीं रोक पाओगे, इधर से रोक दो, नहीं, यहां से रोक दो, तो थोड़ी सी मेहनत हमें लगेगी, मतलब थोड़ा सा कांस्टेंट रखना पड़ेगा, लेकिन रुक जाएगा सर। ये देखिए रुक गया, ये है। अब कुछ लोग देख रहे होंगे सर ना रुके, अभी सर जी कमेंट करके बेइज्जती करें, ऐसा कुछ नहीं, रुक जाएगा यार, वो फिजिक्स कहती है, हम थोड़ी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी बॉडी है उसका जो द्रव्यमान यानी उसका जो मास है वो किसी एक सर्टेन पॉइंट पे केंद्रित हो जाएगा, ठीक है, उसकी ओर डायरेक्टेड होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो देखिए सर, किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट जिस पर उसका कंप्लीट मास फोकस्ड होता है उस सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। बिल्कुल आसान है, हमने लिखा माना कोई सिस्टम जिसके कई पार्टिकल्स के मासेस हैं, m1 m2 m3 हैं, जिनकी पोजीशन क्या है, r1 है, r2 है, r3 है, तब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए, कभी कभी 3 नंबर में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है, ये इतना ही पूछ लेता है शॉर्ट में। तो RCM, R का मतलब पोजीशन वेक्टर, CM मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए डिस्टेंस कह लो सरल भाषा में, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डैश 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 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश डैश, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर। अब देखो कितना आसान है, सबसे पहले हम क्या करें, अगर इन सबको जोड़ दें, ठीक, तो हमने आपको बता रखा है कि जब सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए सिग्मा यूज करते हैं। सर जी ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है एडिशन सिंबल यानी जोड़ना, ठीक। तो सिग्मा कैसे होगा जरा देखिए, 1 2 3 4 सबको जोड़ना, सबको हटा के सिर्फ एक m लिख दिया, एक r लिख दिया और सिग्मा लगा दिया। अब यहां पे लिख दिया, नीचे जो सिग्मा है उसका मान 1 से लेके n तक है, यानी i का मान या 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 ऐसे n तक रखते जाओगे तो मान आ जाएगा। आप मन हो i से n से लिखो ना लिखो, लेकिन केवल सिग्मा mi लिख सकते हो। थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे तो नहीं हैं आप, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कंफ्यूजन होगी। देखो यहां लिखा सिग्मा, सब m की जगह एक m लिख दिया, सब r की जगह r लिख दिया, यहां लिख दिया i और कह दिया कि i का जो मान है वो 1 से n तक है, यानी जब 1 रखेंगे तो m1 r1, 2 रखेंगे m2 r2, 3 रखेंगे m3 r3, इस तरीके से आएगा। ऐसे नीचे सिग्मा लगा के m लिख दिया क्योंकि केवल m था, i का मान 1 से n हो गया, इक्वेशन नंबर हो गई 2। यदि सिस्टम का टोटल मास m है, यानी अगर हम इन सबको जोड़ दें और उसका मास जो है वो कितना हो
m हो तो सबकी जगह पे जोड़ के हमने कैपिटल में लिख दिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या होगा, आपसे कहेगा इसकी वेलोसिटी निकालो, इसका एक्सेलरेशन निकालो। सबको पता वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कक्षा 1 का फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। तो r अपने पास है ही, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सब फिजिक्स वाले हैं, मैथ वाले होंगे, तो dr अपॉन dt, तो rcm ऐसे ही है। ठीक, क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन किया तो यहां आ गया drcm अपॉन dt। m को बाहर निकाल लिया, ऐसे m1 बाहर r1 अपॉन dt, m2 बाहर r2 अपॉन dt, m3 बाहर r3 अपॉन dt। क्या हो गया, ये बन जाएगा b। ये देखिए सर, ये हो गया bcm, m बाहर चली रहा है, हो गया m1 v1। आराम से देखो, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो पहले के लिए m1 v1, m2 v2, m3 v3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, bcm ऐसे ही आ गया, 1 अपॉन m आ गया। और आपको बता रखा है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, तो m इनटू v p, m इनटू v p, m इनटू v, p1 प्लस p2 प्लस p3 हो गया। अभी बताया 1 2 हटाते हैं, सिग्मा लगा देते हैं, 1 2 हटा के सिग्मा लगा दिया, p लिख दिया, तो vcm आ गया, ऊपर p टोटल अपॉन में m। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो यानी लिख दिया, यदि p टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है तब यह एक्सटर्नल फोर्स ना होने पर कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि bcm भैया जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स F नहीं है, इधर देखो थोड़ा सा समझा देते हैं, अगर F ही नहीं है तो लो भैया क्या बताओ, F नहीं है, अभी इसी से देख लो आप, F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर F नहीं है, F जीरो है, तो इसे इधर लाएंगे तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से डेल्टा या D हटाएंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी भाई। ठीक, तो इस तरीके से आप आराम से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, हालांकि इसमें एक चीज छूट गई है। अगर कोई कहे, ठीक है सर, कि सेंटर ऑफ मास के लिए आप एक्सेलरेशन निकाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ऐसे करके एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, थोड़ा इसे ऊपर बढ़ा देते हैं हम ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे सर अगर हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, दोस्त मजा काट दोगे आप। इधर देखो, यहां देखो, जे आ गया dbcm अपॉन dt। यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, यहां भी आ जाएगा d अपॉन dt, d अपॉन dt, d अपॉन dt, और ये बन जाएगा a। तो जो हो गया acm बराबर आ जाएगा 1 अपॉन m, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, इस तरीके से हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन पूछे तब, नहीं पूछे कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ मास के लिए इतनी चीजें पर्याप्त है सर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कवर कर लिया, सेंटर ऑफ मास कवर कर लिया, न्यूटन्स लॉ भी कवर हो गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले हमें मोमेंटम समझना पड़ेगा, और जो लोग हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में समझ लें, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, सम प्लस वेग, द्रव्यमान के साथ वेग। मान लिया हम यार वेग वेलोसिटी हमारी, हम चल रहे हैं, तो जब हम चल रहे हैं तो जाहिर सी बात हम बिना वेग बिना द्रव्यमान के तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो मास होगा हमारा। तो जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग m इंटू वी करते हैं, तो इसे कहते हैं संवेग यानी मोमेंटम। उसी को आप लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हो। लेकिन अगर मान लिया हम क्या एंगल बना, मान लिया हम ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो देखिए एंगल बन रहा है, ये देखो ऐसे घूम रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो जब कभी भी एंगल बनते हैं तो उसकी रेडियस कितनी होगी, r होगी। तो जब कभी भी हम लोग घूमते हैं तब उसे लीनियर मोमेंटम नहीं कहते हैं, उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगल मतलब जहां कोण बनने लगे, और एंगुलर मोमेंटम में किस रेडियस पे आप घूम रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। मान लिया कोई इतने में घूम रहा तो जल्दी चक्कर लगा लेगा, कोई इतना बड़े की परिक्रमा कर रहा तो देर में चक्कर लगाएगा। यानी यहां पे ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े रेडियस पे घूम रहे हो। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग r से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब तक केवल mb होगा तब तक वो कहलाएगा लीनियर मोमेंटम, लेकिन अगर उसमें साथ में डिस्टेंस भी आ जाएगी तो वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो यही यहां पे हमने लिख रखा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कि किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यानी लीनियर मोमेंटम आपको पता है m इंटू वी, और किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है तो उसी को हम लोग कह देते हैं एंगुलर मोमेंटम। यहां पे हमने लिख भी दिया J बराबर R क्रॉस P, J बराबर R क्रॉस P। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू T तो जो हो जाएगा dJ ओवर dt। एक बार पता ही है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहा है, अगर x के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन dy dx ऑफ, यानी अरे कुल मिला के यार पहले का करो दूसरे को छोड़ो, दूसरे का करो पहले को छोड़ो, ऐसे तो डिफरेंशिएशन करते थे यार, मैथ वाले हो इतना तो पता ही होगा। तो dJ अपॉन dt, dr अपॉन dt
का डिफरेंशिएशन किया, P उतार लिया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन किया, ये उतार लिया, ठीक। और dr अपॉन dt डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गया, v बन गया। P को क्या लिख दिया, m इंटू वी लिख दिया। r ऐसे dp अपॉन dt क्या बन गया, f बन गया। b इंटू वी, जब भी कभी क्रॉस दो वेक्टर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होती तो वो जीरो हो जाते हैं, तो b क्रॉस b जीरो हो गया। सर जी m कहां गया, जीरो से m की गुणा करो तो वो भी जीरो ही हो जाएगा। प्लस में r क्रॉस f चल रहा है, यानी dj ओवर dt बराबर आ गया r क्रॉस f। dj ओवर dt बराबर क्या आ गया, r क्रॉस f, और r क्रॉस f होता है टाउ। सर जी ये टाउ क्या है, टाउ है भैया बल आघूर्ण, जिसे आप टॉर्क कहते हो। टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, जिसे आप टॉर्क कहते हो। सर जी ये टॉर्क क्या होता है, अगर कोई भी चीज घूम रही है अपनी एक्सिस के चारों तरफ घुमाने में जो बल काम कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। वो प्रॉपर्टी जो किसी चीज को घुमा देती है उसकी एक्सिस के चारों तरफ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, यानी बल आघूर्ण कहते हैं सर, ठीक है। देखो मन लगा के पढ़ो यार, कई लोग हमसे कह रहे थे सर आप कोर्स लॉन्च कर लो, ठीक है, एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है, लेकिन आपने हमें कभी ये भी नहीं कहते सुना होगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जाके। क्यों, क्योंकि हम यार उसे रिन्यूअल तक नहीं कराएंगे, देख लेना आप। क्यों, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ पैसे लेना चाहिए। देखो जो आदमी सीरियस होकर पढ़ रहा उसके लिए वीडियोस ब्रह्मास्त्र हम लिख के दे सकते हैं, और जिसके अब देखो होंगे 50 लोग ऐसे जो सीरियस तब होंगे जब पैसे देंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बेचारों के पास पैसे हैं ही नहीं, कहां से देंगे। फोन है घर में, इंटरनेट होता ही है, अपना चला लेंगे, आज नहीं 1 GB में नहीं हो पाएगा भैया, 11 बजे देखना शुरू करा, 12 बजे फिर मिल गया नेट, पूरी वीडियो देख डाली, अपना नोट कर लिया, जाके पेपर दे आए। हम उस दौर से गुजरे हैं, हम लोगों से कहते हैं जिस दौर से हम गुजरे हैं तुम गुजरोगे तो गुजर जाओगे यार, तो मेहनत करो यार। कोई क्या कह रहा है हमें उस सबसे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है भी जब ये चैनल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है कुछ लोगों के कीड़े उत्पन्न होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे भी आएंगे जो इसमें गलतियां निकालेंगे। मेरे भाई हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मिल रही है कायदे की। मन लगा के दोस्त पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस आपको केमिस्ट्री पूरी पढ़ा चुके हैं, फिजिक्स के महा क्लास आपके लिए लेके आ गए, मेहनत लगती है, प्लस टाइम निकालना पड़ता है। मेरा यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत होते हैं, तो हमें आपसे चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए है आप एक अच्छा सा कमेंट करना जब पेपर आपका हो जाए कि सर जी हम आपसे पढ़ के गए थे, हमें मजा आ गया, बात खत्म, और कुछ नहीं चाहिए हमें सर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया, बताइए टाउ बराबर था आर क्रॉस एफ, तो इसकी जगह हमने लिख दिया टाउ, ठीक। ये प्रूवमेंट कभी कभी पूछ लेता है तो हमने लिख दिया। अब देखिए अभी हमने आपको सिखाया है डी माने चेंज, सर जी आप तो करें डेल्टा माने, दोनों ठीक है यार, जे माने एंगुलर मोमेंटम, टी मतलब क्या है, दर बोलो, इसे हिंदी में रेट बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, यही तो लिखा है। एंगुलर मोमेंटम के चेंज का रेट उस पार्टिकल के टॉर्क के बराबर होता है, तथा किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट को टॉर्क कहते हैं, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो हमने आपको बता दिया कि टॉर्क क्या होता है, ये यहां पे लिख दिया, ठीक। अब है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। सर जी ये कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन हिंदी में क्या है, संरक्षण, कंजर्व कर लेना, यानी ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक भाई। कोई भी चीज जैसे मान लिया आपने पढ़ रखा है ऊर्जा ना तो बढ़ती है ना प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय यानी नष्ट होती है, बस हमेशा उतनी बस फॉर्म चेंज होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। उसी तरीके से याद रखो यदि किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, जो अभी हम आपको करके दिखा चुके हैं। देखिए कैसे, F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी था, P की जगह पे M इंटू वी रख दिया, V क्या कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो डी पी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डी पी क्या हो जाएगा 0, तो F क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब यहां से D हटाएंगे तो P इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, समझ गए सर आप। तो यदि कोई पार्टिकल सिस्टम में अवेलेबल है, कई पार्टिकल है, तो तब उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, F ऐसे ही dp अपॉन dt था, ढेर सारे अगर है तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डैश डैश लिख देंगे। F अगर 0 है तो p1 प्लस ये पूरा इंतजाम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी अगर हम यहां से कोई दो पार्ट निकाल लें कि p1 और p2, जरा ध्यान से देखिएगा, तो p1 और p2, क्योंकि सब क्या है यहां देखो, यहां पे लिख दे रहा है, ये देखिए यहां पे क्या F0 है, यानी ये पूरा इंतजाम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होगा यानी इनमें से अगर हम कोई दो चीजें निकाल लें तो वो भी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, इस तरीके से, ठीक है। 0 तो अगर हम इसे P2 को दे तो P1 बराबर आएगा माइनस का P2, P1 बराबर क्या हो जाएगा, समदेव बराबर द्रव्यमान गुणे वेग M1 V1 M2 V2, बिल्कुल आराम से चल रहा है यार, इसमें कुछ करना थोड़ी है। ऑन डिफरेंशिएशन कर दिया, इधर आएगा dp अपॉन dv अपॉन dt dv अपॉन dt, चाल बराबर दूरी बटा समय त्वरण बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन, तो जो हो गया M1 A1 M2 A2, F12 बराबर आ जाएगा माइनस का F21, यानी ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम आराम से मान सकते हैं कि यार अगर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या हम ये नहीं मान सकते हैं कि इनमें दो कोई जीरो हो सकते हैं,
क्यों नहीं जीरो हो सकता यार? कि मान लिया अगर इनका मान 0 है और इसे हमें लाना यहाँ पे 5 है तो इसकी वैल्यू 5 हो गई। अगर मान लिया हम कह देंगे इसकी वैल्यू 10 है तो कोई बात नहीं, इनकी वैल्यू जो है थोड़ी बहुत माइनस में ले आओ। यानी हम जब ये पूरा कांस्टेंट ही है तो हम इसमें किसी को भी 0 मान सकते, सबका जोड़ जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो हमने इन दो को क्या किया, 0 ले लिया, 2 को 0 लिया, इसे उधर भेज दिया, p बराबर m into v लिख दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, ये m into a बन गया, इधर वाला 1 2 हो गया, यानी पहली बॉडी का फोर्स है, ये दूसरी का। और यही था थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अभी आपको बताया था कि जो पहले के कारण दूसरे पे बल लग रहा फोर्स, वो दूसरे के कारण पहले पे लगने के बराबर होगा, बस डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो यही यहां पे लिख दिया, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से आप थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम की हेल्प से। ठीक, फिर एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ स्मॉल एन पार्टिकल्स। अगर इस एंगुलर जितना भी हम सब रिलेट करते हुए चल रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई, बिल्कुल मन लगा के पढ़ो आप। ठीक है, तो अब अगर कई सारे पार्टिकल हैं तब आप क्या कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट है, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भी है और पेपर में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रूवमेंट करने को कहेगा J = JCM + R × P। तो हमने यहाँ पे देखो ये अपना वही XYZ अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसे मान लिया। यहाँ पे मान लिया CM कोई पार्टिकल, कोई बॉडी है जिसमें कई सारे पार्टिकल हैं, हमने मान लिया कि ये CM माने सेंटर ऑफ मास है, और एक पॉइंट और माना, मान लिया K है, यहां तक की डिस्टेंस RK, सेंटर ऑफ मास तक की RCM, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस RC। दिखाते हैं कैसे, देखिए माना एक सिस्टम n पार्टिकल से मिलकर बना है तथा इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। ये सेंटर ऑफ मास अभी बता चुके हैं ऊपर क्या होता है। ठीक है, माना सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर जो है वो RCM है। ये देखिए यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, RCM है, तथा कोई पार्टिकल जिसका मास MK है, कोई और पार्टिकल जिसका मास MK है, सेंटर ऑफ मास से इसका पोजीशन वेक्टर RCK, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो RCK है। ठीक भाई, तब क्या होगा, देन RCK = देखते हैं यार, हमने आपको पढ़ा रखा है ट्रायंगल का लॉ। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ये होता है जब भी कभी दो वेक्टर होते हैं उन्हें जोड़ना होता है तो त्रिभुज के नियम का प्रयोग करते हैं सर। ठीक है, जो लोग बी डिकेड इन बीएससी पे सीरीज देख रहे थे उन्हें पता होगा कि मान लिया एक वेक्टर ये है, एक दूसरा वेक्टर ये है, तो दोनों को जोड़ने के लिए ये परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अगर ये ए है ये बी है तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा R = A + B। ठीक, तो एक वेक्टर ये है, एक ये है, अगर दोनों को जोड़ना है, मैं रिजल्टेंट निकाला तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। कैसे जोड़ा भाई, देखो RK नीचे वाला जो है RK की वैल्यू बराबर हो गई RCK + RCM के, कोई कठिन नहीं है। इसी प्रकार वेलोसिटी के लिए अगर हम लेंगे तो RK तो BK कर दिया, RCK तो BCK कर दिया, RCM तो BCM कर दिया। जब n पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम देखो कैसे होगा, J लिख दिया बराबर R × P। अभी आपको बताया था J क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। कतई भी कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, कोई जल्दी नहीं मचा रहा है। यहाँ देखो हमने आपको बताया J क्या है, P है, P मतलब क्या है, MB है। जब इसकी R से मल्टीप्लाई करते हैं तो J क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम J हो जाता है। तो यहां पे लिख दिया हमने R × P, R ऐसे लिख दिया, P की जगह MK × VK लिख दिया। ठीक, MK को हमने बाहर निकाल लिया, RK × VK को हमने एक साथ में चलने दिया, बिल्कुल भी कठिन नहीं है सर। ठीक है, J ऐसे रहा, MK ऐसे रहा, RK × VK ऐसे ही रहा, और साथ में हमने लिखा BCK + BCM। जब हमने क्या कर दिया जरा देखो, यहां से मान रख दिया, BK का मान है BCK + BCM, तो BK की वैल्यू रख दी BCK + BCM। ठीक भाई, अब क्या है जरा देखिए, J ऐसे रहा, इनकी जरा आपस में देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा हुई तो RK RCK, इसकी हुई BCK। ठीक है, दोनों सबकी गुणा कर दी हमने, आराम से खोल दिया ऐसे। ठीक, उसके बाद क्या, J है, MK ऐसे ही है, RCK BCK ऐसे ही है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हमने ऐसे ही चलने दिया। एक क्वेश्चन बना ली 4, सेंटर ऑफ मास के लिए जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है MK BCK वो 0 होता है। तो जितने भी MK BCK देखिए कहीं पे मिलेगा MK BCK, ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा 0, बस। तो बचेगा क्या, J बराबर सिग्मा MK, बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा, RCK BCK ऐसे चलेगा, MK ऐसे रहेगा, RCM BCM, बाकी जितना ये वाला देखिए इसमें सिग्मा MK इसमें MK दोनों 0 हो जाएंगे। फाइनली हम लोग इसे लिख सकते हैं J, इसे लिख देंगे JCM। ठीक है, और इसे लिख देंगे R × P। तो इस तरीके से ये प्रूवमेंट आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक भाई, उसके बाद एक और चीज है, अब इसमें अगर देखिए कोई चीज अगर दिक्कत भी करती थोड़ा सा, अब देखिए जब बड़ा क्लास होता है तो वहां पे फिर चीजें थोड़ा सा यार बढ़ानी पड़ती हैं। ठीक है, फिर भी हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं क्या किया हमने। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया है एक कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसकी पीडीएफ जब आपको मिले तो आप सुकून से खुद भी देखिएगा। ट्रायंगल लॉ लगा लिया, ट्रायंगल लॉ लगाया, RK का मान निकाल लिया। ये देखो सर आराम से समझ लो, RK निकाला तो क्या निकल आया, BK निकल आया। जब BK भी निकला तो लगाया J बराबर RK × PK लिख दिया, RK ऐसे लिखा, PK का मान MK × BK लिख दिया।
एम के चल रहा था, बाहर निकाल लिया, आर के आ गया, वी के आ गया। आर के का मान कहां से उठा ला है, जे आर के का मान है। बी के का मान कहां से उठा ला है, जे बी के का मान है। दोनों की क्या कर दी, गुणा, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो 4 टर्म आएंगे। आर के देखो दोनों, ये प्लस में है, ये प्लस में, दोनों की गुणा कर दी, गुणा हो गई, सब खुल गया मामला। जब सब खुल गए सारी चीजें तो हमने लिख दिया सेंटर ऑफ मास के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम 0 होता है। तो एम के बी सी के 0 हो गया। एम के वाले 2 टर्म थे 0 कर दिया, 2 टर्म बचे, एक को बना दिया जेसीएम जिसमें सीएम चल रहा है, तो एक को बना दिया जीसीएम, ये देखो आर क्रॉस पी जे बना दिया। ठीक, क्यों आर क्रॉस पी के बन गया, एम इंटू वी क्या हो जाएगा, पी, और जे बन गया आर। तो आर क्रॉस पी से बना दिया और जे बन गया जीसीएम जिसमें सीएम सीएम सेंटर ऑफ मास चल रहे थे। तो ये प्रूवमेंट पेपर में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लें, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक, अब इससे सरल और क्या यार, आराम से बता रहे हैं। उसके बाद एक होता है फ्रिक्शन स्यूडो फोर्स। अब ये स्यूडो क्या होता है भाई, स्यूडो मतलब होता है आभासी। कैसा, आभासी, काल्पनिक। जैसे पहले आप शक्तिमान देखा करते हैं, उसमें क्या कहता था, इस धारावाहिक से संबंधित सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिनका किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। और शुरू हो जाता था शक्तिमान, ऐसे आभासी मतलब काल्पनिक, सोच लिया है, कोई होता नहीं है ऐसा रियलिटी में। सर ठीक है, हालांकि उसमें बताया गया योग वगैरह के बारे में, वो ठीक है, अच्छी बात है, आप भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो बे फोर्स वो इसलिए बताया जाता है ताकि अगर बच्चा कोई उड़ जाए और गिर पड़े तो लोग वो कहते हैं भैया हमने पहले कह दिया था काल्पनिक है, उड़ो उड़ो मत, देखो सीधी बात है। तो बे फोर्स जो किसी बॉडी पर एक्चुअल में एक्ट नहीं करते, सोच रहे हैं खाली, हाँ होते हैं वही, परंतु नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण बॉडी पर एक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं स्यूडो फोर्स। जैसे अगर हम कहें बस में जाके बैठ के अंगूर खाते हुए जा रहे हैं, कि बस वाले ने ब्रेक लगाया, ड्राइवर घुस गए, अंगूर आगे, पड़ोसी से भिड़ गए, तुमने हमें धक्का क्यों दिया, उसने धक्का थोड़ी दिया यार, वो जड़त्व के कारण हो रहा है। तो इस तरीके की जो बल दिख नहीं रहे लेकिन लगे तो हैं, उन्हें स्यूडो फोर्स कहते हैं। ठीक भाई, माना कोई लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, ठीक है, तथा कोई पार्टिकल जिसका मास m है, वो क्या रेस्ट स्टेट में है, पार्टिकल पर लगने वाला स्यूडो फोर्स F इक्वल टू माइनस mg होगा। क्यों, क्योंकि लिफ्ट अभी तभी तो हम लोग को भारीता का अनुभव होता है कि भले ही हम लोग रुके हुए हैं लेकिन ऊपर की तरफ लिफ्ट बल लगाएगी। सर ठीक है, तथा पार्टिकल पर लगने वाला एक्चुअल फोर्स F इक्वल टू mg होगा। अब क्रिया और प्रतिक्रिया, तो एक्शन और रिएक्शन बराबर होंगे तभी टोटल 0। जितना हम लगा रहे हैं नीचे की तरफ अपना भार, उतना लिफ्ट ऊपर की तरफ लगा रही है रिएक्शन, तभी तो आएगा। रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू माइनस mg प्लस mg, यानी टोटल फोर्स कितना, 0 है। रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसलिए ऐसा लगता है कि हम लोग भार, अब कभी लिफ्ट में बैठे हो, कमेंट करके बताना कितने लोग बैठे हैं जो लोग यहां तक वीडियो देख चुके हैं। तो कभी भी आप लिफ्ट में बैठेंगे तो फिर ऐसा ही होता है सर, ठीक है। भारीता का यहां पे लिख दिया, यदि हम किसी बॉडी को अपने हाथों पर रखकर एक टेबल से कूदें तब बॉडी वेटलेस फील होगी। ठीक है, ऐसे करके कूदें ऊपर से, ऐसे करके तो बॉडी अपने आप नीचे आ रही है, तो उसका वेट मालूम थोड़ी होगा। F इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg, टोटल क्या, एक हमारा मतलब नीचे की तरफ भार है, ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया कितनी है, माइनस mg, रख दिया F का मान mg, F0 का मान माइनस mg, दोनों कट गए, 0 आ गया। यानी टोटल जो फोर्स है वो 0 है यार, वो अपने आप नीचे आ रही है। और इसी वजह से हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बॉडी पे कोई भी बल नहीं है, कोई भार नहीं है, झूले पे बैठ जाओ जाके, अपने आप नीचे आ रही, नीचे से रिएक्शन भी तो लग रहा है, इसलिए क्या होगा, भारीता का अनुभव हो रहा है। झूले पे बैठ के अंदर गुदगुदी होती, गुदगुदी थोड़ी होती यार, वो रिएक्शन जो है वो 0 हो जाता है यार वहां पे। मोमेंटम क्या होता है बता चुके हैं, मोमेंटम क्या होता है बताइए, मोमेंटम बताए, संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, तो किसी बॉडी के मोशन में होने की क्वालिटी को मोमेंटम कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, लीनियर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्ट P बराबर m इंटू बी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ढेर सारे अगर हैं, B1 है, B2 है, B3 है, तो सबको जोड़ दो यार, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, 1 2 हटा के सिग्मा लगा दो, बता चुके। तो लीनियर मोमेंटम डायरेक्ट P बराबर m इंटू वी होता है, जो आपको पता था वो बताया। टॉर्क क्या होता है, अभी आपको पीछे आया था, टॉर्क की डेफिनेशन भी हमने यहीं पे लगा दी ताकि सब कुछ आपको पता रहे। क्या होता है टॉर्क, वह फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट, घुमा देता। अभी बताया, अगर अपनी एक्सिस पे कोई शक्तिमान भी अगर घूमेगा अपनी एक्सिस पे तो उसे घूमने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, वरना घूम ही नहीं पाओगे आप। तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस F इनटू, ये क्या सर जी, ये चील बिलौआ क्या बना दिया मेरे भाई, ये चील बिलौआ नहीं है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी लंबवत वाली दूरी, 90 के कोण पर जो दूरी होती है सर। ठीक है, यूनिट की बात करोगे तो ऐसा यूनिट F यानी न्यूटन हो गया, R यानी मीटर हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, वेक्टर फॉर्म में टाउ बराबर R क्रॉस F हो गया। ठीक भाई, अब यहां पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगा दिए हैं जो आपके काम में आएंगे। ठीक है, इसलिए ताकि आपको ढूंढने ना पड़े इस यूनिट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। आइए सर थोड़ा सा इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप काम को आसानी से कर पाए। बिल्कुल भी कठिन नहीं है दोस्त, डरना मत। जरा देखिए, कह रहा सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल, हिंदी में भी लगा हुआ तो पढ़ लेंगे आप आराम से। 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस इक्वल टू 10, 20 एंड 30।
यानी कह रहा हिंदी में बता देते हैं, 3 द्रव्यमान हैं, 3 सेंटर ऑफ मास, मतलब 3 मास हैं, 10, 20 और 30, M1 M2 M3। यानी M1 कितना है 10 है, M2 कितना है 20 है और M3 कितना है 30 है। ठीक है, इनके क्या रखा है एट, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सर ताकि ये दिखने लगे, सवाल पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक, ये देखिए सर यहाँ पे थोड़ा सा सवाल ये कट गया है, चलिए कोई टेंशन नहीं, हम लोग अंदाजा तो इतना लग ही जाएगा। ये देखिए, ठीक है ठीक है, बी एट, अब देखिए यहाँ पे एक पोजीशन दे रखा है, शायद कुछ वैल्यू होगी और वो वैल्यू होगी कितनी 1 होगी, यहाँ पे 1 दे रखा है। 1 कॉमा इसे सही कर लें, देखिए फिर पीडीएफ में आप दिक्कत में आ जाएंगे। 1 कॉमा -2 कॉमा 3 वेयर शुड अ फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 40 यूनिट्स, यानी अगर एक चौथा पार्टिकल भी हम लोग ले आए, बी प्लेस्ड एट न्यू सेंटर ऑफ मास बिकम 1 कॉमा 1, यानी चौथा वाला जब रख दिया जाए, कहां रखा जाए कि जो नया द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास वो 1 कॉमा 1 कॉमा 1 पे बन जाए। तो भैया अभी ताजा ताजा हमने आपको फार्मूला बताया, सेंटर ऑफ मास का RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 बटे में M1 प्लस M2 प्लस M3। सर जी RCM का मान कहां से उठाना है बता रखा है, पोजीशन वेक्टर कितने एक्सिस पे चलेगी 3 पे, X पे, Y पे, Z पे, X की तरफ I, Y की तरफ J, Z की तरफ K, 3 होते हैं। तो यहां जो वैल्यू कितनी रखी 1 कॉमा -2 कॉमा 3, तो 1, तो इसके 1 के संग में क्या आ गया I, फिर कौन आ गया माइनस का 2J, प्लस में कौन आ गया 3K, यार I लगा दो, J लगा दो, K लगा दो, ऐसे तो होगा। तो यहां लिख दिया I J K, ठीक भाई, यहां मान रख दिया M1 R1 M2 R2 M3 R3, नीचे वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, 30 और 20 कितना हो गया 50 और 10 60, इसे इधर ले आए, यानी ये पूरे का मान अपने पास इतना आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब ये कह रहा कि द्रव्यमान के इतना ना रखो, इतना कर दो 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कर दो, तो कोई बात नहीं, लो यार लिख दिया 1 कॉमा 1 कॉमा 1 खाली I प्लस J प्लस K, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही चलने दी। ठीक है, बटे में मान रख दिया M1 M2 M3, अब की M4 भी 40 सबको जोड़ लिया, और इस वाले का मान हमें पता है, ये देखो इसका मान कहां है, J रखा हुआ J, ये मान उठा के यहां रख देंगे और हल होके अपना आंसर आ जाएगा। ये देखिए हल होके आंसर आ जाएगा, R4 की वैल्यू आ जाएगा I प्लस 5.5J माइनस का 2K। ठीक भाई, तो इस तरीके से लिख दिया, अतः 40 मात्रक के कण को इतनी इतनी दूरी पे रखा जाना चाहिए। सवाल समझ लो, लगा अपने आप लेना। ठीक है, क्या है बताइए, RCM की वैल्यू रख के फार्मूला लगाया, यहां से हमने वैल्यू निकाल ली इसकी, फिर कह रहा चौथा भी रख दो, तो चारों के लिए फार्मूला लगाया, इसकी वैल्यू पहले से निकाल चुके थे, यहां रख दी, हल कर लिया और आंसर आ गया R4 बराबर हल होके इतना। अपने आप थोड़ा सा करने की कोशिश करिएगा। एक और न्यूमेरिकल यह है कि M द्रव्यमान का एक उपग्रह, ठीक है, इतनी इतनी त्रिज्या पे वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, केंद्र में कोणीय संवेग J है, और टोटल एनर्जी बताओ। बहुत आसान है, जब भी कोई चीज घूमती है चारों तरफ, वृत्त मान लिया मैदान में गए, खूंटा गाड़ा, गैया बांधी और घुमा दिया, भैंसिया बांध के घुमा दी, चारों तरफ घूम रही, वृत्तीय पथ पे गति होती है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, और वो अभिकेंद्र बल उसे ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा, हर जगह ही होता है। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है mv² बटे r, गुरुत्वाकर्षण होता है g m1 m2 बटे r², मान रख दिया। यहां से एक r तो हो गया भैया, देखो यहाँ पे mv² ऐसे चल रहा, r² को इधर ले आया। ठीक है, एक r इसे भेज दिया उधर, थोड़ा हम करके आपको दिखाते हैं, बनना बच्चा कहेगा सर जी भौरा बना के चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, इसे भेज दिया इधर और इसे भेज दिया इधर, तो जो हो गया mv² r²। ठीक, दोनों तरफ r हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर की तरह देखो यहाँ पे करके हम दिखाते हैं, देखिए mv² बटे r बराबर g mm अपान r², एक r से एक r काट दिया, इसे इधर भेजा तो आया m² b² r बराबर g mm। अब क्या किया जरा देखो, हमें चाहिए है कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो एक b अपने पास फालतू है। ठीक है, तो क्या किया हमने, इसका स्क्वायर बना लिया। कैसे बनाया देखो भैया, जो m देखा जाए तो m से m भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन हमने क्या करा, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर हो गया स्क्वायर स्क्वायर, r से गुणा कर दी स्क्वायर, यहाँ पे एक r आ गया, ये पूरा बन गया j, तो j बराबर आ गया gmm² इंटू में r, स्क्वायर हटाया, पावर इधर 1/2 अगर mvr बन गया j, यानी ये आ गई j की वैल्यू। ठीक, बस यही आंसर है। उसके बाद अगर कोई कह दे एनर्जी बताओ, तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में इतनी होती गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रूवमेंट आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं gmm अपान r, देखो यहाँ पे निकाल ली है gmm अपान r। ठीक, ये लिख दी हमने यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा उसकी माइनस में होती है, तो gmm अपान माइनस के r, दोनों का आप जोड़ दो, देखो बटे में 2r घटाओगे इतनी आएगी, ये आ गई। अब कह रहा कुल ऊर्जा बताओ, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस, थोड़ा समझा देते हैं यार, जैसे मान लिया अभी हम चल रहे हैं,
तो जब हम चल रहे हैं तो हमारे अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, रुके हुए हैं तो स्थितिज ऊर्जा होगी, दोनों को जोड़ दोगे तो वो टोटल एनर्जी कहलाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक भाई, दोनों को जोड़ दिया टोटल एनर्जी कहलाएगी, इस तरीके से निकल आएगी कुल ऊर्जा। तो ये भी एक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। एक और सवाल है, बिल्कुल सरल कतई कूड़ा सवाल है। 50 सेंटीमीटर लंबी डोरी है, 100 ग्राम, m का मान 100 है, एक पत्थर 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, यानी n का मान 2 चक्कर है, इसका कोणीय संवेग बताओ। j पूछ रहा है 25 सेकंड बाद अगर 1 चक्कर प्रति सेकंड लगाता तो बल आघूर्ण बताओ। ये देखो j बराबर होता है mr² ओमेगा। ठीक, r का मान 50 दे रखा है, उसे मीटर में बदल लेना, सेंटीमीटर में नहीं, तो 100 से भाग देंगे 0.5 मीटर। ओमेगा बराबर था 2πn, यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं अगर किसी को ना पता हो। ओमेगा बराबर होता है 2πn और n का मान 2 दे रखा है, तो यहां से ओमेगा का मान निकाल लिया, बस फार्मूला डायरेक्ट याद कर लो, j बराबर mr² ओमेगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम करवा भी देंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ करा रहे हैं, ये प्रूवमेंट भी करा देंगे अगर आप कहेंगे तो। j बराबर i ओमेगा रख दिया, जे लो सर हो गया प्रूवमेंट। फिर कह रहा अगर जो है मान बदल के कितना हो जाए, चक्कर लगाने लगे 1 चक्कर 25 सेकंड में, तो बल आघूर्ण निकालो, बता चुके हैं ऊपर प्रूवमेंट, टाउ बराबर dj/dt, और यहाँ पर j की जगह क्या रख देंगे mr² ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पता है, मान रख दिया तो सर आंसर आ जाएगा। तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, सवाल इसमें लगे हुए हैं, हम आपको केवल फार्मूला बता ही रहे हैं, बाकी आप खुद इसे देखें और प्रैक्टिस करें, ऊपर हमने सारी चीजें समझा दी है। एक मशीन गन 50 ग्राम की गोलियां हैं, ठीक है, एक गोली जो है 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, तो 50 गोलियों का वेग पूरा समझिए। मशीन को पकड़े हुए गन के विपरीत दिशा में 180 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। प्रति मिनट दागी जाने वाली गोलियां बताओ, तो लो भाई कितना यहाँ पे सेकंड में दागी की गोलियां कितनी है, n है, एक का संवेग कितना होगा mv, तो टोटल n का कितना होगा, n का कितना होगा n इंटू nv, f के बराबर हो जाएगा सर। ठीक है, 50 ग्राम दे ही रखा है, यहाँ m का मान रख दिया, n का मान हमें चाहिए, सब टोटल वैल्यू रख दी, यहाँ पे निकाला, इतनी गोलियां चलाई जा रही हैं। ठीक है, प्रति मिनट में निकालना है, तो भैया मिनट के लिए क्या, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये लो जो मान निकल गया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, n का मान आ गया 216 गोलियां चल जाएंगी 1 मिनट के अंदर। 1 सेकंड में इतनी चल रही, तो मिनट में कितनी चलेंगी, 60 से गुणा कर दो यार, इस तरीके निकल आएगा। उसी तरीके से दे रखा है त्वरण, दे रखा है एक सवाल यह देखिए, ओमेगा डायरेक्ट r का मान पूछ रहा है, छदम त्वरण क्या होता है। ठीक है, छदम त्वरण मतलब भाई अभिकेंद्र बल, तो a बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर r या r ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू पता है ओमेगा 2πn से रख के निकाल लेंगे, आराम से मान निकल आएगा भाई। ठीक, तो कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे हैं जो पेपर में आ सकते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है, फोर्स पूछ रहा है, सारे फॉर्मूले डायरेक्ट फार्मूले, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, फोर्स पूछ रहा है इक्वल टू 2m ओमेगा v, 2 का मान पता, m का मान पता, ओमेगा का मान पता, b का मान पता, साइन फाई का मान 1/30, ये देखो दे रखा है, पृथ्वी की सतह 30 डिग्री, तो साइन 30 रख दिया। अब यार 12th पास करके आओ, इतना तो पता है, डायरेक्ट फार्मूले हमने सब यहाँ पे लिख दिए हैं, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक और देखिए, ये ओमेगा बराबर 2π/t, डायरेक्ट वाला पूछ रहा है, फार्मूला 2 ओमेगा v साइन फाई होता है। ठीक है, अगर बल कहेगा तो बल में m भी होता है, क्यों होगा इधर देखो, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण भाई। ठीक है, F बराबर m इंटू ए, तो बल कहे तो उसमें m भी होगा। ठीक है, अगर केवल भैया त्वरण कहे तो त्वरण में क्या होगा, m नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए त्वरण यानी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इसमें m नहीं है, वैल्यू रख देंगे, आंसर आया। इस तरीके के कुछ सवाल हैं जिन्हें आप लगाएं सर। ठीक है, एक यह है, दर्शाइए कि बल संरक्षी बल है, संरक्षी बल अगर होए तो कर्ल F की वैल्यू 0 होती है। कर्ल F की वैल्यू 0 कैसे निकालेंगे हम थोड़ा सा समझा देते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कर्ल क्या होता है। देखो भाई कर्ल क्या होता है, कर्ल का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए डेल क्रॉस F, अगर हम कहें कर्ल F निकालना, डेल क्या होता है, डेल की वैल्यू होती है I डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, ये होती है। ठीक है, जब भी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो डेल और एफ दोनों के कांस्टेंट लिखेंगे, डेल के संग में आई के संग डेल अपॉन डेल एक्स होता है, जे के संग डेल अपॉन डेल वाई होता है, के के संग डेल अपॉन डेल जेड होता है। ठीक है, और एफ में आई के संग ये दे रखा है, जे के संग ये दे रखा है, के के संग में ये दे रखा है। आपने ये सब 12th में पढ़ रखा है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। उतार लेते हैं, फिर क्या करते हैं, सबसे पहले आई लिखते हैं, सामने सामने वाला छुपाते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिख दिया, घटा देते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे। ठीक है, फिर जे उतारते हैं, ठीक, बीच वाला सिस्टम पद पलट देते हैं, तो आप पद पलटने से अच्छा है सब प्लस में चलने दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे या एक जे प्लस कर दो, जे माइनस कर दो, जे प्लस कर दो, तो इसे छुपाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, आखिरी में इसे छुपाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। जब सबको आप हल करोगे तो आखिरी में आंसर आ जाएगा 0। कैसे 0 आ जाएगा वो भी बता दे रहे हैं। यहाँ देखो ये है डेल अपॉन डेल बाई, ये है 2xz, तो यहाँ पे बाई तो जो है वो बन हो जाएगा, खाली 2xz बचेगा, इसे उतार दिया,
माइनस यहाँ पे देखो x वाला तो टर्म 0 हो गया, यहाँ पे क्या है देखो x z चल रहा है, तो z x तो कांस्टेंट है तो जाएगा x आ गया, 2 आगे आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2x आ गया यानी 2z आ गया, ये दोनों कैंसिल, ये तो सब आपस में कट जाएंगे और आ जाएगा 0। अगर जो है कर्ल f की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर कर्ल f जो है वो 0 आ जाता, इसका मतलब ये संरक्षी बल होगा, एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा सर, ठीक है। तो ये अपनी यूनिट नंबर 5 चल रही थी, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई हो, उसके लिए सर सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन कोशिश हमने की है लगभग सारी चीजें आपको बताने की। यूनिट नंबर 5 ये अपनी चल रही थी, जिसका नाम था डायनामिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, डायनामिक्स, ठीक है सर। इस पूरी यूनिट को आप अगर इस पूरी वीडियो को यहां तक देख लिया है तो कमेंट करके बताइए। आखिरी में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने लगा लिए हैं, मतलब आखिरी में कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पीडीएफ में लगवा दिए हैं। आपको करना इतना है, घर पे बैठ, उसमें कुछ है नहीं, हमने आपको डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट फार्मूलों पे वो भी आंसर भी लगे हुए हैं। पीडीएफ आपको अभी शाम के बाद, ठीक है, ये वीडियो अभी हम पब्लिक कर दे रहे हैं थोड़ा सा जल्दी, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाइए बी डिकेडियन बीएससी पे, बाद में लोग कहते रहते सर जी मिली नहीं, तो अभी क्या करना है आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना है बी डिकेडियन बीएससी, शाम तक इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो पूरी समझ डालिए, सवाल वगैरह खुद भी लगाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा काम आप खुद भी करेंगे सीरियस होकर। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया लपेट के चलेगा, प्रॉपर मेहनत लगती है ये सारी पीडीएफ वगैरह बनाने में। इसका अगला जो क्लास है कल तक पूरी लाने की कोशिश रहेगी, वरना परसों तक आ ही जाएगा, ठीक है, कोशिश रहेगी कल ही लेके आए, डेली लाने की कोशिश करेंगे। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।